मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यूपी डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का, यानी 2024 का। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और देखिए, जो आपका साइंस का पेपर होता है ये आप लोगों का तृतीय प्रश्न पत्र होता है, तीसरा प्रश्न पत्र, यानी कहने का मतलब ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है विज्ञान। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024 तृतीय प्रश्न पत्र आप लोगों का विज्ञान का होता है। पूर्णांक कितना है? 25, क्योंकि 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है और पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 घंटे का समय मिलता है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का पेपर, इसके अलावा संस्कृत का पेपर और हिंदी का पेपर ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों के यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा है? पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आम। आम क्या है? ये सत्य फल का उदाहरण है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सत्य फल ये क्या होता है। तो देखिए, नीचे यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है, आम एक सत्य फल है। अब देखिए, सत्य फल के बारे में यहाँ बताया गया है कि सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते हैं। सत्य फल के उदाहरण भी यहाँ पे और दिए गए हैं, जैसे कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि। ये सभी सत्य फल के उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, अभी तो आपसे यहाँ पे आम पूछ लिया गया था, तो आपको इसके अलावा भी याद कर लेना है कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि। ये सब क्या हैं? ये सब सत्य फल के उदाहरण हैं। देखिए, सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते, इसीलिए इन्हें सत्य फल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। पृथक मतलब क्या होता है? पृथक मतलब होता है अलग करने की विधि, ठीक है, अलग करने की। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि दही से मक्खन को पृथक या फिर अलग करने की विधि है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी अपकेंद्रण की विधि। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है कि दही से मक्खन को पृथक यानी अलग करने की विधि अपकेंद्रण विधि है। अपकेंद्रण विधि में दही को किसी पात्र या बर्तन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, तो दही के भारी कण नीचे छाछ के रूप में रह जाते हैं और हल्के कण ऊपर मक्खन के रूप में आ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अपकेंद्रण। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, यानी ये किस प्रकार का जनन है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अलैंगिक जनन। अब यहाँ पे डिटेल में समझिए। देखिए, पौधों की कलम लगाना एक अलैंगिक जनन है, अर्थात कलम के माध्यम से पौधा तैयार करने की विधि एक अलैंगिक प्रजनन है। इस विधि का उपयोग बीज के बिना नए पौधे बनाने में किया जाता है। चूंकि कलम के माध्यम से बने पौधे जल्दी फल देने लगते हैं, वर्तमान समय में लगभग सभी नर्सरी में कलम के माध्यम से पौधों को तैयार किया जाता है। ये यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है। तो पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन हैं, यानी गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गति के नियम के प्रतिपादक हैं सर आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि गति के नियमों के प्रतिपादक सर आइजैक न्यूटन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक या फिर हम ऊर्ध्वपातज भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नमक। ये ऊर्ध्वपातक या फिर ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊर्ध्वपातक या फिर ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऊर्जा या तापमान देने पर वे अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातक, या फिर आप बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चूंकि नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये सब क्या है, ये सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि नमक यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए केमिकल नेम कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा सकता है कि नमक का रासायनिक नाम आप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड होता है। अगर आपसे साधारण नमक का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होता है, NaCl होता है। Na से मतलब सोडियम, Cl से मतलब क्लोराइड, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड नमक को। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नमक ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। इसके अलावा नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये सब क्या है, ये सब आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पे नौसादर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नौसादर का फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे नौसादर का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया कि हरे पौधों को स्वापोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, हरे पौधों को स्वापोषी एवं जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है। देखिए क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्वापोषी बोलते हैं। जबकि जंतु भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए जंतुओं को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि भौतिक में या फिर आप बोल सकते हैं भौतिकी में या फिर फिजिक्स में यह सिद्धांत है कि यदि कोई पिंड स्थिर है या सीधी रेखा में स्थिर गति से घूम रहा है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा या सीधी रेखा में स्थिर गति से घूमता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या है, ये जड़त्व का नियम है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं
कि यदि कोई वस्तु या फिर कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चूंकि भौतिकी में यह सिद्धांत है, यदि कोई पिंड स्थिर है या फिर आप बोल सकते स्थिर अवस्था में है या सीधी रेखा में स्थिर गति से घूम रहा है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं सीधी रेखा में स्थिर गति से घूमता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि आसवन से आप क्या समझते हैं। ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आसवन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ को अन्य यौगिक से अलग करने के लिए उसका वाष्पीकरण किया जाता है। अर्थात जब तरल को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है तो उसे अशुद्धियों या अन्य तरल पदार्थों से अलग कर दिया जाता है जिनका वाष्पीकरण तापमान अलग होता है। वाष्प फिर उपकरण के दूसरे हिस्से यानी दूसरे भाग में चली जाती है जहां इसे ठंडा करके वापस तरल में संघनित किया जा सकता है। इसी मूल तरह के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आसवन के बारे में आपको बताया गया है। आप इसको सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एकदम आंसर आपको सरल भाषा में देखने को मिलेंगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को लर्न कर सके और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि घर्षण बल क्या होता है। ये टॉपिक आपका फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का है। तो देखिए, घर्षण बल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ, चूंकि घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। और देखिए, यहाँ पे घर्षण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिज घर्षण। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। और अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऊर्ध्वपातज का उदाहरण हमसे पूछा गया था वहाँ पे। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की बात हो रही है। ऊर्ध्वपातन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मैं आपको लिख के बता दूं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में ऊर्ध्वपातन को। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कपूर या नेफ्थलीन में देखा जा सकता है। ये यहाँ पे नेफ्थलीन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, आप कपूर लिख सकते हैं। ठीक है, आप नौसादर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नौसादर। ठीक है, नौसादर। और यहाँ पे नेफ्थलीन होता है, क्या होता है, मैं नेफ्थलीन सही से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। नेफ्थलीन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, नेफ्थलीन, ये आपका होता है। उदाहरण के तौर पे कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, ये सब यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे ऊर्ध्वपातज एलिमेंट्स के। ये आपको ध्यान रखना है तत्वों के। ठीक है, ऊर्ध्वपातज पदार्थों की, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये नेफ्थलीन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है लिखने में, इसको हम कैसे लिखेंगे, नेफ्थलीन, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, नेफ्थलीन, ये। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। तो ये ऊर्ध्वपातन हो गया। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, आंसर में आप क्या लिखेंगे, अनुकूलन का मतलब है किसी जीव की संरचना या व्यवहार में होने वाले वे बदलाव जो उसे अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। अनुकूलन प्राकृतिक चयन की वजह से पैदा होने वाली एक विशेषता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण के तौर पे जिराफ की गर्दन लंबी होती है जिससे उसे पेड़ों के ऊपर में
भोजन मिल पाता है। देखिए जो जिराफ है उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, जिससे वो बड़ी आसानी से बड़े पेड़ों से वो अपने भोजन को ग्रहण कर पाता है, पत्तियों को वो खा पाता है। ठीक है, तो ये अनुकूलन का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसके बाद से आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं आपको बता दूं साइंस में ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे ऊपर जो अभी क्वेश्चन था वो भी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड था, जीव विज्ञान से। तो देखिए बायोलॉजी में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, एक चित्र तो आपका कंफर्म होता है कि चित्र बनाने वाला एक क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछा जाता है, वो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, और ज़्यादातर लघुत्तरीय प्रश्न में ही पूछा जाता है, 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। तो अगर आपको चित्र के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक सरल पत्ती का चित्र आपको बनाने को कहा गया, तो देखिए चित्र तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, एक सरल पत्ती का चित्र यहाँ पे बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए ये आपका अनुपर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पर्णकोर लिखा हुआ, ये पर्णशिखर है, ये मध्य सिरा है, ये पर्णशिराएं हैं, और ये पर्णवृत्त है, और यहाँ पे ये पर्णाधार है। तो ये सरल पत्ती की बाह्य संरचना का चित्र है। नामांकित चित्र आपसे पूछा गया था तो यही आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चित्र हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सरल पत्ती के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए चित्र बनाने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, जैसे सरल पत्ती का चित्र आपसे पूछा गया था, चित्र आपने बना दिया, और थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे 1-2 लाइन, तो पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चित्र पूछा जाता है तो केवल चित्र बना के छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपका थोड़ा नंबर कट हो जाता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सरल पत्ती की परिभाषा लिखी हुई है, एक ऐसी पत्ती जिसमें कोई उपविभाजित पत्रक नहीं होता। सरल पत्तियों में एकल लैमिना और एक डंठल होता है जो इसे मुख्य तने से जोड़ता है। सरल पत्तियों की लैमिना में किसी भी गहराई तक चीरे हो सकते हैं, लेकिन ये मध्य शिरा या डंठल तक नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए नाशपाती, आम, अमरूद, पपीता आदि, ये लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो 1-2 लाइन यहाँ पे पत्ती के बारे में लिख सकते हैं, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बल की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बल क्या है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे ये पहले सबसे आपको ध्यान रखना है। तो बल एक सदिश राशि है जिसे किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब भी 2 वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है तो वस्तुएं एक दूसरे पर समान और विपरीत बल का अनुभव करती हैं। देखिए बल इज इक्वल टू क्या होता है, बल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F इज इक्वल टू आपका होता है M इंटू A। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। M से मतलब क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान से। किससे होता है, द्रव्यमान से होता है। और A से हमारा मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे ना लिख लीजिएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फिर आप बोल सकते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A, या फिर आप बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बल का SI मात्रक क्या होता है, ठीक से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बल का SI मात्रक क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि CGS पद्धति में, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे CGS पद्धति में बल का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। SI मात्रक न्यूटन होता है, CGS मात्रक डाइन होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बल के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। तो बल वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य बलों के प्रकार यहाँ पे दिए, जैसे पहले लिखा है पेशीय बल, दूसरा यांत्रिक बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल, पांचवा विद्युत बल और छठा चुंबकीय बल।
या फिर आप बोल सकते हैं वैद्युत चुंबकीय बल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपके बल के प्रकार हो गए और परिभाषा तो ऊपर मैंने आपको बताई। और आपको बल का मात्रक भी याद रखना है एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में, ये दोनों आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ दिया गया कि ठोस द्रव गैस में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बना दी गई, एक तरफ ठोस, एक तरफ द्रव और एक तरफ गैस के बारे में लिख दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बर्फ को ले लीजिए, ठीक है। तो बर्फ को अगर आप देखेंगे तो उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठोस में आप ठोस अवस्था में देखिए कई उदाहरण आप बोल सकते हैं, बर्फ हो गया, गंधक हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, ये सब ठोस के ही तो उदाहरण है। फिर इसके बाद देखिए पहला पॉइंट द्रव में क्या लिखा हुआ, द्रव में लिखा है जबकि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन वह बर्तन की आकार के मुताबिक हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो कहने का मतलब है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूँ, आप पानी को लीजिए, ठीक है। आप पानी लीजिए, पानी क्या है, ये द्रव अवस्था में ही तो होता है। पानी लीजिए, पानी को एक आप पहले बड़े से टब में रखिए, ठीक है। बड़े से टब में रखेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा, यानी पानी टब में भी आ जाता है। फिर उसी पानी को आप एक छोटे से ग्लास में रखेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन वह बर्तन के आकार के मुताबिक हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो द्रव होते हैं इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको द्रव अवस्था के बारे में बता दूं। देखिए द्रव अवस्था क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे आप दूध को देख लीजिए, ग्लिसरीन हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, द्रव जल, ये सब क्या है, ये सब द्रव के ही तो उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया भी कि अगर आप पानी को टब में रखेंगे तो वहाँ पे भी वो फिट हो जाता है, छोटे से ग्लास में रखेंगे वहाँ भी फिट हो जाता है। कहने का मतलब आकार इसका निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आगे गैस के बारे में लिखा है। तो गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है, ध्यान रखिएगा, वह अपने आसपास के स्थान को भर लेता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, केवल 2 ही पॉइंट आपको लिखने, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि ठोस पदार्थ में अणुओं की व्यवस्था नियमित या अनियमित हो सकती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ठोस पदार्थ में क्या है, ठोस पदार्थ में अणुओं की व्यवस्था नियमित या अनियमित हो सकती है। द्रव पदार्थ में अणु यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि गैस पदार्थ में अणुओं की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा होती है और वे एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अणु गति सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने ये टॉपिक जरूर डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा सब कुछ, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, सॉल्व पेपर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे स्वपरागण तथा परपरागण में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक तरफ स्वपरागण लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे परपरागण। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, स्वपरागण में एक ही पौधे के नर और मादा जनन अंगों के बीच परागण होता है, जबकि परपरागण में 2 अलग अलग पौधों के जननांगों के बीच परागण होता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्वपरागण में किसी परागण माध्यम की जरूरत नहीं होती, जबकि
यहाँ पे पर परागण में पशु पक्षी और कीड़े जैसे परागण माध्यम शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट, स्वपरागण में आनुवंशिक एक रूपता बढ़ती है जबकि पर परागण में आनुवंशिक भिन्नता बढ़ती है। लास्ट पॉइंट, स्वपरागण फूलों के बंद होने पर भी हो सकता है जबकि पर परागण के लिए फूल का खुला होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मिश्रण को यानी मिक्सचर को परिभाषित करते हुए उसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? मिश्रण की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों को मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण यानी मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, मिश्रण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, मिश्रण में पदार्थ रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते हैं। दूसरा, मिश्रण के घटक अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं। तीसरा पॉइंट, मिश्रण के पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट, मिश्रण के मौजूद पदार्थों की विशेषताएं मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक को निर्धारित करती हैं। पांचवा पॉइंट, मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 पॉइंट भी लिख देते हैं ना, मिश्रण की परिभाषा लिख करके 4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट, मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता। मिश्रण में पदार्थों की सभी अवस्थाएं शामिल हो सकती हैं जैसे कि ठोस, द्रव या गैस। और सातवां पॉइंट, मिश्रण में घुले पदार्थों को अलग करने के लिए भौतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर घूमती ही तो है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिखा है कि बिजली के पंखे की गति। बिजली का पंखा आपने देखा होगा, ऐसे होता है ना आपका बिजली का पंखा, ठीक है? तो वो क्या करता है? घूर्णन गति ही तो करता है, ऐसे चलता है। तो यही तो उदाहरण होगा आपका। फिर इसके बाद अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ गतिशील वस्तुएं अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति को वृत्तीय गति भी कहा जाता है, यानी सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कुम्हार के चक्के की गति, कोल्हू के बैल की गति, साइकिल के पहिए की गति आदि, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, आप चाहे ऐसे लिखें, आप चाहे ऐसे लिखें, ठीक है? अब देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है कि मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मुकुलन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक छोटे मुकुल यानी कली के एक संतति जीव बनती है। जैसे हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है, ठीक है? ये आपका लिखा हुआ है। या फिर अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीवन बनता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे यीस्ट लिखा है, ठीक है? यीस्ट और हाइड्रा आदि, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। तो टोटल आप लोगों के साइंस के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं? टोटल 18 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। और 25 नंबर का आपका पेपर होता है, 1 घंटे का समय मिलता है। तो अभी तो मैंने आपको केवल पेपर सॉल्व कराया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। और जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान भाषा का प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर किया जाए, ताकि आप आसानी से याद कर सके और आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में आप आंसर को आसानी से लिख पाएँ, ठीक है? तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।